नमस्कार। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि कल देर रात को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ। गोलियां बरसाई गई, लेकिन उसके बाद जो ये व्यक्ति था कमल सिंह जम्वाल, उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित आवास पर गुरुवार को उनका हालचाल जानने वालों का तांता लगा रहा। हाल ही में उन पर हुए हमले के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोग उनसे मिलने पहुंचे और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर से जम्मू पहुंचकर अपने पिता से मिले और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित जो बाकी राजनीतिक दल हैं, यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके विधायक, उनके नेता भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हालचाल जानने के लिए जम्मू स्थित उनके आवास पर पहुंचे और सभी दलों के नेताओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के मूल्यों के अगेंस्ट है, उन पर हमला बताया। नेताओं ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग भी की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाए। उन्होंने कहा कि मामले के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल सबसे पहले आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से ये सुनाएंगे कि इस हमले के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने जम्मू स्थित आवास में क्या कुछ कहा। उसके बाद डिप्टी सीएम जो उनके साथ इस फंक्शन में मौजूद थे जम्मू के ग्रेटर कैलाश एरिया में, उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना था। उसके बाद बाकी नेता जो वहां पर उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और हम लोग घर की तरफ निकल ले। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए, मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वज़ीर आला भी था, वो क्यों ना ऑपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए, ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतज़ाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूँ डॉक्टर साहब के PSO जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये इस चीज़ का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। इसका पता चला बैकग्राउंड क्या है? और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो हाईली प्रोटेक्टेड है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और
आपके वो एमपी रहे हैं, उस आदमी पे अगर ये इतना बड़ा हमला हुआ और एक आम ऐसे जैसे आदमी आया और गोली चला के चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा कर रहा है। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था और राइट साइड नासिर असलम वानी साहब चल रहे थे, और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइजर साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना ये कोई छोटी बात नहीं, और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। क्योंकि जब गोली चलती है वो धर्म नहीं देखती, वो मजहब नहीं देखती, वो जात नहीं देखती, गोली कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मैं शाबाश दूंगा जो डॉक्टर साहब के या मेरे जो प्रोटेक्शन में लोग लगे थे या नासिर साहब के प्रोटेक्शन में लोग थे, उन सबको हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बचाया हमें। और लास्ट में हालत ये हुई कि हमें उस बंदे को थाने पहुंचाने के लिए वहां बंदा नहीं था, मेरे पीएसओ मेरी गाड़ी वो जाके थाने छोड़ रही है, जबकि उसको किसने लेना चाहिए था। ये सवाल भी मैं नहीं कहूंगा कुछ को लेना चाहिए नहीं, आप इसका जवाब मांगिए लोगों से, क्योंकि मेरे पीएसओ और मेरी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गई और उसको जाके थाने हवाले किया। वहां उस बंदे को पकड़ने वाला अगर मैं भी छोड़ देता, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने पहले निकाला उसके बाद मैं निकला हूं, अगर मैं भी आ जाता तो बंदा कहीं भी भाग सकता था। इसलिए ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत बड़ा अटैक था। और ये आज जो हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, अगर डॉक्टर साहब पे इतना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे इतना बड़ा हमला हो सकता है, तो आप हिलाएं कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट कैसे मूव करेगी। ये सारी बातें जो हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस पूछिए, उनको बोलिए इधर उधर की बात ना कर, बता ये हमला क्यों हुआ। देखिए, निंदनीय है, कंडेमनेबल है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जम्मू इन चीजों के लिए कभी भी छूट नहीं देता है, कभी भी आजादी नहीं देगा कि जम्मू का आपसी स्वाद जो है वो बिगड़े। और इस रमजान के महीने के अंदर इस तरीके की हरकत का होना, हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो व्यक्ति एक साधारण नागरिक है, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या प्रोफेशनल किलर नहीं है। उसके अंदर कोई इमोशंस थे, वो अंदर ही कुछ पालता जा रहा था जो बाहर निकला है कल। अब पता नहीं उसको कल मौका मिल गया या उसको पता था कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस फंक्शन में आना, उसका पारिवारिक फंक्शन था, वो खुद कह रहा है कि मैं जिसकी शादी में आया हूँ वो मेरा रिश्तेदार है। तो ऐसी परिस्थितियों में होना ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि ये रमजान महीना भी है, शादियों का दौर है, अब हम ये उम्मीद करें कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर पंडाल की सुरक्षा में पुलिस लगाए, वो संभव नहीं। कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए था कि जहां ऐसे फंक्शनों में जहां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहे हो, वहां कहीं ना कहीं मुस्तैदी रखनी चाहिए थी। लेकिन मुस्तैदी आप किससे रखोगे जहां पता हो कि बाहरी किसी व्यक्ति ने हमला करना है या ऐसा कुछ हो सकता है। जब वहां शादी के अंदर ही आया हुआ व्यक्ति जो पूरी तरह से शादी अटेंड करने आया है, वो कोई ऐसी हरकत देने के लिए नहीं आया होगा, वहां पे वो शादी अटेंड करने आया था। और उसके बाद लाइसेंसी वेपन है, लाइसेंसी वेपन जो है गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया है, लाइसेंस उसने वेपन लिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को देख के उसके कहीं इमोशंस फिर से जागे, या जो उसके दिमाग में कोई भूत चल रहा था वो फिर से जागा और उसने ये हरकत कर दी। कमल सिंह का कहना है कि वो 20 साल से मंसूबा बना रहा था इस सरकार। यही तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि तुम 20 साल से क्यों मंसूबा बना रहे थे। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आपका बिगाड़ा या आपके इलाके का बिगाड़ा है? कोई तो कोई रंजिश होगी ना, हो सकता है कोई पर्सनल नुकसान उसको किया होगा तो वो कर रहा होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि इन चीजों को, ऐसी हरकतों को हमें आपको लगता है कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है? देखिए, सिक्योरिटी लैब तब मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी लैब नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हर सिक्योरिटी जो है वो हर पंडाल को नहीं पहुंचाई जा सकती, हमें इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा एक वाकया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इसमें तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका कोई जाती अपना मोटिव था या इसके पीछे कोई और शख्स है। तो ये बड़ा दुखदेह वाकया है। ब्लाइंड ऑर्डर का तो पूरा फेलियर है कि एक डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद है, एक डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद है, नासिर साहब वहाँ मौजूद हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो भी, और एक आदमी पिस्टल लेकर वहाँ एंटर होता है। ये तो कितना बड़ा फेलियर है। हम तो इससे तो हैरान हो गए और डर गए हम कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर
किस तरह से हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस आज प्रोटेस्ट भी कर रही है श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। जाहिर है होना तो चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या प्रोटेस्ट करे? मैं तो कहता हूँ कि रियासत के हर आदमी को ऐसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी कमल सिंह जम्वाल से गंग्याल पुलिस स्टेशन में पूछताछ लगातार जारी है। कमल सिंह जम्वाल के मुताबिक वो पिछले 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की साजिश रच रहा था और इसकी क्या वजह है, पुलिस अभी फिलहाल इस हवाले से पूछताछ उससे कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बीती रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर एक मैरिज फंक्शन के दौरान एक बैंक्वेट हॉल के अंदर कमल सिंह जम्वाल ने तब जानलेवा हमला किया जब वो शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे। अभी फिलहाल उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी वहां पर मौजूद थे। अभी फिलहाल गंग्याल पुलिस स्टेशन में कमल सिंह जम्वाल से रात से ही पूछताछ हो रही है। अभी फिलहाल इंटेरोगेशन जारी है। क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे, क्या कुछ चीजें होंगी, वो भी आपको जरूर बताएंगे। देश की सबसे बड़ी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज पुंछ जिले में आतंकी साजिश मामले की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई मोहल्ला खोड़ीनार और हरी सुरनकोट इलाके में हुआ, जहां पर यह मामला 2024 में सीमा जिले से 2 आरोपियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद होने से जुड़ा है और इसके अंदर एक पिस्तौल और 2 हैंड ग्रेनेड भी शामिल थे। जांच एजेंसियों ने पहले ही इस मामले में आरोपी अब्दुल अजीज और मुनव्वर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसके अलावा उनके पाकिस्तानी हैंडलर नजीर हुसैन का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया। एनआईए इस मामले में आतंकियों के नेटवर्क और सीमा पार से मिल रहे समर्थन के एंगल से भी जांच कर रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने पुंछ के खोड़ीनार रेडियो स्टेशन मोहल्ले में आज सुबह 5 बजे के करीब दस्तक दी और एक घर के अंदर रेड करने के बाद तकरीबन 8 घंटे तक उस घर के अंदर रहे, जिसमें कई तरह की पूछताछ के साथ साथ कुछ कागजात भी जब्त किए। इस तरह की खबर जराये ने जरूर कंफर्म करी है। जराये की तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये कि ये शख्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और अब रिटायर हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का होता था पुंछ के अंदर, उस ट्रेड के सेंटर के अंदर भी ये तैनात रहा है, उसी दौरान कोई ऐसे मामले सामने आए थे जिस पर एक FIR लगाई गई थी और जराये के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि उसी के चलते इससे पूछताछ के साथ साथ कोई इसके घर के अंदर कुछ कागजात भी जब्त किए गए। हालांकि इस शख्स की कोई गिरफ्तारी का अमल सामने नहीं आया, मगर एजेंसी की तरफ से काफी देर इसके घर के अंदर रहने के बाद अब एजेंसी ने वहां से रुख जरूर किया है वापसी का, मगर बताया जराये की तरफ से यह भी जा रहा है कि इस घर से कुछ कागजात जरूर जब्त किए हैं, क्योंकि ये शख्स जब ट्रेड सेंटर के अंदर काम करता था उस वक्त के कुछ मामले पेंडिंग है। ये वाजे रहे कि ट्रेड सेंटर को लेकर इससे पहले भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। न्यूज़ राजौरी पुंछ को शोपियान से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को ऊपरी इलाकों में वहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई और इसके बाद एहतियातन अस्थायी रूप से मुगल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार फिसलन भरी सड़क और कम विजिबिलिटी के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला किया गया, जहां मुगल रोड पर खास तौर पर पीर की गली और इसके आसपास के इलाकों के अंदर अधिक बर्फबारी हुई है और ट्रैफिक पुलिस और मुगल रोड विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि मौसम में सुधार होने के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों को फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा न करने की सलाह दी और सड़क की स्थिति और मौसम की समीक्षा के बाद ही मार्ग को वाहनों के लिए दोबारा से खोला जाएगा। बात करेंगे मौसम के हवाले से। पिछले 24 घंटे में जो है पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश और अपरी चीज़ में स्नोफॉल का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी खबर तारीखी मुगल शाहरा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज बंद कर दिया गया है। अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि टेम्परेरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसको क्लोज़ किया गया है। जिस तरीके से आपको पता है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसका वक्त होता है, लेकिन अभी की इतलात ये है कि तारीखी मुगल शाहरा को एक बार फिर से फ्रेश स्नोफॉल होने की वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया गया है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि खराब मौसम में जो है जब भी जो है इस शाहरा पर विजिट करें सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और आपूर्ति की समीक्षा की।
इस बैठक में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी और तमाम चीजों की उपलब्धता और संभावित सप्लाई बाधाओं से निपटने की तैयारियों का आंकलन किया गया। बैठक में प्रशासन के अधिकारियों के अलावा पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद थे और मंत्री ने अधिकारियों को पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। आपसे कहना चाहता हूं बतौर मंत्री CAPD कि देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े जुडिशियसली हम इस चीज़ को बरतेंगे और हमने अपने अफसरों को जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्ट किया है, कोई आदमी होर्डिंग ब्लैक में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे LPG सिलेंडर्स हैं चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज ये एक टेस्टिंग टाइम होता है। इस दौर में जो आदमी इन चीज़ों में मुलविस है वो देशद्रोही है, तो इसलिए ऐसे लोगों की निशानदेही करना ज़रूरी है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट टीम्स जो हैं बना दी गई हैं, गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, वो लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं और इंस्पेक्शंस जो हैं उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। फ्यूल स्टेशंस, LPG आउटलेट जो हैं वो इंश्योर करेंगे कंप्लायंस हो रेगुलेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए। और मैं जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द र्यूमर्स और एक काम मेंटेन रखना है, बिकॉज ऐसे हालात पहले भी आए, एक बार ऐसे गल्फ में प्रॉब्लम हुई तो 12 दिन रहा। मैं पुरुमीद हूँ कि अगर ईश्वर ने चाहा, रब ने चाहा, ये मसला जो मिडिल ईस्ट में फैला है, क्योंकि ये सारे देश आजकल वी आर ए ग्लोबल विलेज, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आई होप गुड सेंस प्रिवेल, जो बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है कुछ ऊपर वाला ही इनको समझ दे, ऐसा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली नफरत मोहब्बत से हारती है, नफरत कभी नफरत से नहीं हारती। वी आर पीस लविंग पीपल। जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ की सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रही है, वी बिलीव इन पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रदरहुड, वो पैगाम हम दे रहे हैं यहाँ से, बिकॉज देश की आज़ादी के वक्त भी यहीं से रे ऑफ होप थी। और एक बार फिर सबसे, कोई ऐसी अगर कोई वारदात होती है तो आप हमें कन्वे करें, सख्त से सख्त एक्शन हम लेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो चलिए फिलहाल आपको मोहाली ले चलेंगे, जहां पर पंजाब के CM भगवंत सिंह मान की तरफ से संबोधन किया जा रहा है। सुनिए। हार्ड वर्किंग पंजाबी पीपल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ श्योरिटी करदा कि गवर्नमेंट वालों ਤੁਹਾਨੂੰ हर किस्म का सहयोग मिलूगा, बशर्ते कि तुसी साडे मुंडे कुड़ियां नूं काम दिंदे रहो, तरक्कियां दिंदे रहो, उन्हां दीयां डिग्रियां मुताबिक उन्हां नूं काम दिंदे रहो। और इहदे नाल इन्फोसिस जिथे जांदा है कल्ला नहीं जांदा, पहला तो कल्ला ही जाता है, पर बाद दे विच उत्थे बाजार बड़ा बन जाता है, मार्केट वड्डी बन जाती है। तो मैनूं उम्मीद है कि इन्फोसिस दे इत्थे इन्ने वड्डे प्रोजेक्ट दे नाल जिहड़ियां सिस्टर कंपनीज ने जां होर IT सैक्टर नाल रिलेटेड कंपनीज ने वो इत्थे आउणगियां ते हज़ारां दी गिणती विच रोजगार रेवेन्यू जिहड़ा वो पंजाब सरकार नूं मिलूगा। और टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवावां दे विच इन्फोसिस वर्ल्ड दी फेमस कंपनी है। इस वक्त 3,47,034 3,37,034 मुलाजम इस वक्त इन्फोसिस च काम कर रहे हैं पूरे देश, जिथे भी विदेशों च ब्रांचा ने। जो पिछला साल सी 2025-2026 जिहड़ा फाइनेंशियल ईयर सी, उहदे विच 9 तो 10 महीनों का जिहड़ा रेवेन्यू है वो 15.12 बिलियन डॉलर सी इस कंपनी में। एडी वड्डी कंपनी है और पंजाब नाल खास तौर पे प्यार है। पिछले दिनों
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 22 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5,44,000 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਕਾਰਗਿਲ, ਬਰਬੀਓ, ਡੈਨਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ 20th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਚੀਪੈਸਟ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ और धरती ब्लेस्ड धरती है। ये पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों, पैगंबरों की धरती है। बहुत फर्टाइल लैंड है सर और गुरबानी हर वक्त किसी ना किसी स्पीकर दे विच गुरबानी चल रही हुंदी है, सरबत दा भला मंग रही हुंदी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दा स्नेहा दे रही हुंदी है। और मैं जिथे भी जाना मैं गल कहना, अज भी मैं गल कहूंगा कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ USA, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, UK, UAE, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਕਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਨੇ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ 13, 14, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ अपना मुकाम बनाते, अपनी पहचान बनाते। पंजाबी जहां भी जाते हैं सर अपना गाना और खाना साथ में लेके जाते हैं। आप रुकोगे शेरे पंजाब ढाबे पर तो साथ में CD की कैसेटों की दुकान भी होगी। इधर गाना चल रहा होता है, इधर खाना चल रहा होता है।
तो इसीलिए पंजाबी म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इवन लैंग्वेज का बैरियर भी पंजाबी म्यूजिक पार कर चुका है। चाहे स्पेन में चले जाओ, चाहे आप यूक्रेन में चले जाओ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज जो मर्जी हो, लेकिन कोई ना कोई तो पार्टी में पंजाबी गाना चलता ही चलता है। तो पंजाबी जिंदा दिल हैं और पंजाबी जो है वो पहली बात तो आप यहां पर ऐसे ऐसे बातें भी पंजाबियों के बारे में फेमस हैं कि जाते भी वहां जहां कोई और जाता ही नहीं, वहां आपको पंजाबी मिल जाएगा। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर गए थे तो उन्होंने बड़े खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अमेरिका का झंडा, अमेरिका का फ्लैग ऐसे चांद पर लहराया और उसके बाद सोचा थोड़ा सैर करने चलते हैं इधर आगे। आगे गए तो अगले मोड़ पर एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोल के बैठा था। कहता आओ बाबू जी दसो, मटर पनीर, येलो दाल भी है, दाल तड़का भी है, आलू गोभी भी है, पनीर भुर्जी है, बताइए। वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था दुनिया का पहला बंदा मैं ही हूं जिसने चांद पर पैर रखा है, आप कब आए यहां पर, आप कैसे आए? कहता कब और कैसे की कहानी मत पूछो, जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ अमेरिका ले जाने की 20 लाख में बात हुई थी,